हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 के बेयर एक्ट की सेक्शन वाइज रीडिंग है, जिसमें सेक्शन 1 से 13 तक हम रीडिंग कर चुके हैं, जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 14 से, जो कि चैप्टर 3 का फर्स्ट सेक्शन है, जो जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है। तो सेक्शन 14 बात करता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। यहाँ पे कह रहा है, अगर जो कोई ऐसा पर्सन जो कि ये बिलीव करता है कि जो भी उससे कोई गलती हुई है, अब वो उसको करने के लिए बाउंड था, लीगली बाउंड था लॉ के द्वारा, ठीक है, और या तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण उसको हुआ है, तो वो जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आएगा। इसका इलिस्ट्रेशन फॉर ए बोलता है, अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय दिस ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर्स इन कन्फर्मिटी विथ द कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। यानी ये जो सोल्जर है उसने मॉब को अपने सुपीरियर ऑफिसर के कहने पे गोली चलाई, ठीक है, तो यहाँ पे वो बाउंड बाय लॉ था, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी अपने सुपीरियर की का कहना मानना, और मॉब को मारने के लिए किया था उसने। तो बेसिकली यहाँ पे जो उसके द्वारा जो एक्ट हुआ है वो कोई ऑफेंस की तरह कंसिडर नहीं की जाएगी, वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करेगा। सबसेक्शन बी कह रहा है, ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट बीइंग ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट बाय एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई अरेस्ट जेड, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। यहाँ पे बोल रहे ए जो एक ऑफिसर है, उसको कोर्ट से ऑर्डर मिला कि आप जाके वाई को अरेस्ट करके आओ, राइट। तो उसने इंक्वायरी की गया ढूंढने के लिए, तो उस जो जेड था उसने जेड को वाई समझ के अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, उसने गलत सोचा, वाई को जेड को उसने वाई समझ लिया। तो यहाँ पे जो उसने जो कृत्य किया है वो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा ऑफिसर, राइट। उसके बाद सेक्शन 15 कह रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज़ और विच इज़ इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। यहाँ पे कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं होगा जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी जज ने दिया है, और अपने क्योंकि जज को पावर थी, उसने अपने पावर का प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके द्वारा जो उसने सज़ा दी है, जो उसने रूल बनाया, कुछ भी, वो जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आएगा, और वो गुड फेथ में था, वो गुड फेथ में है फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। तो यहाँ पे वो किसी तरीके का कोई ऑफेंस नहीं करा हुआ माना जाएगा। सेक्शन 16 बात करता है, एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कि नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट इफ डन while this such judgment or order remains in force is an offense notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith believing that the court had such jurisdictions। यहाँ पे कह रहा है, कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जा रही हो, या उसे उसको करने के लिए देख रही हो, तो यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं होगा, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की आधिकारिक तौर पे जुडिक्शन थी या नहीं थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो उसने सज़ा दी है, और जो उसने पनिशमेंट और जो भी जजमेंट दी है वो वैलिड मानी जाएगी, अवैधानिक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा उसको, ठीक है। तो सेक्शन 17 बात करता है,
an act by a person justified by or by mistake of fact believing himself justified by law. कह रहा है nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believe himself to be justified by law in doing it. यानी कोई ऐसी चीज़ जिसमें कि जो पर्सन है वो ऐसा सोच रहा है कि जो वो कर रहा है वो जस्टिफाइड है बाय लॉ और रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट में करा है उसने और गुड फेथ में किया है तो वो जस्टिफाई होगा लॉ में, जस्टिफाइड होगा बाय लॉ. ठीक है, इलिस्ट्रेशन बात कर रहा है इसका. ए सीज जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी मर्डर्ड. ए in the exercise to the best of the judgment exerted in good faith of the power which the law gives to all person of apprehending murderers in the fact seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offence though it may turn out that Z was acting in self defense. यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है उसने जेड को एक को क्राइम करते हुए देखा, मर्डर करते हुए देखा. ठीक है, तो यहाँ पे ए ने क्या किया, एक्सरसाइज किया है बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्साइड इन गुड फेथ में उसने ये किया है क्योंकि चाहे कोई भी पर्सन हो, अगर जो कोई पर्सन किसी को देख रहा है कि वो किसी को मार के भाग रहा है, ठीक है, जान से यानी कि मर्डर करके उसका भाग रहा है, तो कोई जो भी पर्सन चाहे वो जस्टिफाइड बाय लॉ हो या ना हो, आम नागरिक भी उस पर्सन को एप्रीहेंड कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसको पकड़ सकता है और वो पुलिस को के हवाले कर सकता है उस पर्सन को, तो वो गुड फेथ में होगा, वो जस्टिफाइड होगा. तो यहाँ पे ए ने भी ऐसे ही किया था. ए ने जेड को देखा मर्डर करते हुए, ठीक है, तो उसने उसको पकड़ लिया. उसने सुपीरियर जो ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स, उनको दे दिया, उसको हैंड ओवर कर दिया. बाद में पता चला जब कोर्ट की प्रोसीडिंग वगैरह चल रही थी, बाद में उसको पता चला कि जेड जो था ना वो बचने की कोशिश कर रहा था, यानी सेल्फ डिफेंस में जो भी कर रहा था वो कर रहा था. तो यहाँ पे ए ने जो पकड़ा था जेड को वो लाइक वो आ जाएगा जनरल एक्सेप्शंस में, वो कोई क्राइम नहीं है. ठीक है, आपने किसी दो पर्सन को देखा ऐसे सिचुएशन में जिसमें आपको लगा एक पर्सन दूसरे को मार रहा है, लेकिन आपने उसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा. फर्स्ट पार्ट में सुपोजिशन ये थी कि कोई और पर्सन था जो जेड को मारने की कोशिश कर रहा था और उस सेल्फ डिफेंस में जेड ने उसको मारा. तो ऐसा, तो ये 17 हो गया. अब उसके बाद 18 सेक्शन बात कर रहा है. 18 सेक्शन बोल रहा है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट. कह रहा है ऐसा एक्सीडेंट जो कि कुछ आप लॉफुल एक्ट कर रहे हो उसको करते हुए हो जाए तो क्या हो, तो भी जनरल एक्सेप्शंस में आएगा. लाइक यहाँ पे बोल रहे हैं नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन. ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है अगर जो कोई व्यक्ति जो कि उसके लिए कोई ऑफेंस नहीं होगा, अगर जो कोई एक्सीडेंट से हुआ, दुर्भाग्यवश हो गया और बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के था, किसी नॉलेज के था और वो ऑन द बोलते हैं हीट ऑफ मूवमेंट और अचानक से वो ऐसी सिचुएशन ऐसे सर्कमस्टांस में फंस गया जहाँ पे कि वो ऐसी कंडीशन में आ गया जिसके वजह से जो सिचुएशन थी अराइज हुई जिसमें कुछ रॉन्ग हुआ, तो वो एक्सीडेंटली माना जाएगा, मिसफॉर्चून माना जाएगा और जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इलिस्ट्रेशन है कि ए इज एट वर्क विथ अ हैस्ट, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स a man who is standing by. Here, if there was no want of proper causes on the part of A, his act is exercisable and not an offense. यहाँ कह रहे हैं जैसे का जो है कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, ठीक है, और कुल्हाड़ी से जो कुछ चीज़ काट रहा था ना वो निकल कर उछल गया हवा में और वो किसी व्यक्ति जो वहाँ पे आसपास खड़ा था उसको जाके लग गया और जिससे कि वो मर गया. तो यहाँ पे का की ओर से अगर जो उचित सावधानी को रखा गया होगा ना
तो वो लाइबल तो वो लाइबल नहीं होगा इस दोष के लिए, यानी वो जनरल एक्सेप्शन में फॉलो हो जाएगा। लेकिन अगर जो उसने प्रॉपर कॉजन्स नहीं रखा होगा, तब अगर जो ये चीज़ हुआ है, तब इस केस में वो अपराध माना जाएगा, अदरवाइज अब ये अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 19 बोलता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। यहाँ पे बोल रहे हैं नथिंग इज एन ऑफेंस मेरली बाय रीजन ऑफ इट्स being done with the knowledge that it is likely to cause harm. If it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. यहाँ पे बोल रहा है कि कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं होगी कि वह यह जानते हुए की गई या की जा रही है कि उससे अब हानिकारित होना संभव है, कि उससे कुछ गलत ही होगा। यदि वह जो भी चीज़ की जा रही है, जो ऑफेंस या गलत चीज़ जो हो रही है, वो करने का कोई आशय नहीं था उस व्यक्ति के पास, वो कोई इंटेंशनली नहीं था, वो ऐसे आउटकम में फंस गया जहाँ पे उसको वो चीज़ करनी पड़ी, लेकिन गुड फेथ में, तो उसको वो जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आएगा। और वो जैसे किसी व्यक्ति को हार्म से बचाने के लिए कर रहा है या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म से बचाने के लिए कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, तो वो जनरल एक्सेप्शंस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया गया है ए द कैप्टन ऑफ अ वेसल सडनली एंड विदाउट एनी fault of negligence on his part find himself in such a position that before he can stop his vessel he must inevitably run down a boat B with 20 or 30 passengers on board unless he changes the course of his vessel, and that changing his course of that must incur risk of running down a boat C with 2 passengers on a boat, which he may possibly clear here alter his course without any intention of run down the boat C and good faith in a good faith the purpose of avoiding the danger or to passenger in the boat B, he is not guilty of an offence which he may run down the boat C by doing an act of which he knew likely to cause the effect of bound as a matter of fact and danger which he intended to avoid, such as the excuse him in incurring the risk of running down the boat C. इसमें बोल रहा है कि एक जो कैप्टन है जहाज का, शिप का, उसको वो देख रहा है कि जैसे जिस वोट में बी वोट में 25-30 लोग हैं, ठीक है, और सी वोट में 2 लोग हैं सिर्फ, ठीक है, उसको ऐसी कंडीशन हुई कि अगर उसको सी को क्रॉस करना ही पड़ेगा, अगर जो सी को क्रॉस नहीं करेगा तो उसका जो बी वोट है जिसमें 25 से 30 लोग बैठे हुए हैं वो लोग मर जाएंगे, तो उस जो बड़ा हार्म होगा, तो उस बड़े हार्म को कम करने के लिए इन गुड फेथ उसने सी के ऊपर जानबूझ के अपना वेसल को चला दिया, ताकि चलो जो सी है, वैसे तो लाइफ तो चाहे 1 पर्सन हो या चाहे 2 पर्सन या 30%, लाइफ तो लाइफ है और इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन जो कैप्टन देख रहा है उसमें वो देख रहा है एक तरफ कि बी में 25 से 30 लोग हैं, वो मर जाते हैं अगर जो वो एक्ट और पोजीशन वो स्टेप्स नहीं लेता तो। और वहीं पे अगर जो सी वेसल सी जो शिप है उसके ऊपर वो अगर जो अपना शिप चढ़ाता है तो उससे सिर्फ 2 लोगों की डेथ होगी। तो वही यहाँ पे उसने स्टेप लिया कि सी पे उसने आगे अपना जहाज कर दिया, तो उसमें सिर्फ 2 लोग मरे और यहाँ पे 25-30 लोगों की जान बच गई। तो बड़े हार्म को रोकने के लिए उसने छोटा हार्म कमिट किया। तो वैसे तो ऑफेंस है क्योंकि 2 लोग तो मरे वहाँ पे, लेकिन ठीक है उन्होंने गुड फेथ और उसने 25-30 लोगों की जान बचाई भी तो अपने डिसीजन से, तो यहाँ पे वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा और यहाँ पे उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी इसके लिए। बी है, बी इलस्ट्रेशन है ए इन अ ग्रेट फायर पुल डाउन द हाउस इन order to prevent the conflagrations from spreading. He does this with the intention in good faith of saving human life or property. Here if we found that the harm to be prevented was of such in nature that so imminent as to excuse A's act, A's is not guilty of offense। यहाँ पे ऐसे बोला एक ये पर्सन था जिसने
कि बेसिकली बहुत सारे हाउस थे, उसमें आग लगी हुई थी, तो उसको जो बीच के हाउसेस थे उसको ढाना पड़ा। तो उसने एक जो बीच का हाउस था उसने ढा दिया, ताकि जो उसके आगे के घर है उसमें आग ना फैले। तो यहाँ पे उसने गुड फेथ में उसने एक बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म किया। तो यहाँ पे वो एक्सक्यूज़ में आएगा, जर्नल एक्सेप्शंस के अंदर हो जाएगा, और ये उनका कोई भी एक का किया हुआ कृत्य कोई भी ऑफेंस में फॉल नहीं करेगा। सेक्शन 20 बात कर रहा है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ द एज। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर दी 7 years ऑफ एज, यानी जो भी बच्चा है कोई जिसकी उम्र 7 साल से नीचे है, उसके द्वारा की गई कोई भी ऑफेंस कंसिडर नहीं की जाएगी, उसको कोई पनिशमेंट नहीं होगा। उसके द्वारा किया हुआ कृत्य जर्नल एक्सेप्शंस जो कि चैप्टर 3 में है और भारतीय न्याय संहिता में फॉल करेगा, उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। सेक्शन 21 कहता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड above 7 years and under 12 years of age of immature understanding। यहाँ पे बोल रहे नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड above 7 years and 7 years of age and under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature of consequences of his conduct on that occasion। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जो कोई बच्चा जिसकी आयु 7 साल से अधिक है और 12 साल से कम है, तो उसके द्वारा जो कृत्य किया जाएगा उसको कंप्लीट एक्सेप्शंस नहीं दिया गया है। वहाँ पे इस कंडीशन में कोर्ट को देखना पड़ेगा उस बच्चे की मेंटल सिचुएशन की, वो कितना कैपेबल है चीज़ों को समझने के लिए। तो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बताते हैं उसकी मैच्योरिटी लेवल को, कि उसने अगर जो कोई कृत्य किया है किस लेवल का है, उसको पता है कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है और उसकी कंसिक्वेंसेस उसको समझ आ रहा है, तो उसके हिसाब से उसको यहाँ पे सज़ा कोर्ट कंसिडर करेगी। ये जर्नल प्रॉपर तरीके से जर्नल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। तो ये सेक्शन 21 जो कि जर्नल एक्सेप्शन का पार्ट है। सेक्शन 14 से लेके 21 तक आज हमने कंप्लीट किया। अब इसके नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं सेक्शन 22 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।